हेलो एवरीवन, सीए इंटरमीडिएट वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। वी होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। सो गाइज, आज जो हम पढ़ाई करने वाले हैं ये एनिमेशन के साथ खूब मस्ती मजे से पढ़ने वाले हैं कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। गाइज, ये जो चैप्टर है आपके लिए ये खूब इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सीए इंटरमीडिएट के बाद ये सेम चैप्टर आप सीए फाइनल में भी पढ़ने वाले हो, बट हाँ, वहाँ पे द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल बी ऑन अ हायर लेवल। बट आपको भी ये सारा का सारा इन डिटेल में विथ एनिमेशन एंड मेमोरी टेक्निक पढ़ाने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो एनिमेशंस के साथ है। एब्सोल्युटली मैम, ये एनिमेशंस विल हेल्प अस इन रिमेंबरिंग द कंटेंट। यस, ये जो कंटेंट है गाइस, ये आपको बाय हार्ट विजुअल मेमोरी को यूज करते हुए कंटेंट को याद रखने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए खूब 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 इंपॉर्टेंट। So before we start the respected chapter, let me also tell you all guys, हम लोगों ने नवंबर 22 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए एक फिनिक्स महाबली बैच लॉन्च किया है। दिस इज द मोस्ट लव्ड टीम ऑन द प्लस अलाइट कैटेगरी ऑफ अनअकैडमी। ये वाली जो टीम है फिनिक्स महाबली, ये आपके लिए लेकर के आ रही है ग्रुप 2 के बैचेस। एंड यस, none other than the youngest faculty Batra sir, Rahul Malkan sir, Sunil Keshwani sir will be taking EISSM, Advanced Accounting as well as Costing. Auditing will be taken up by me. So ये वाली जो जर्नी होने वाली है, ये ऑडिटिंग की जर्नी में हम आपको थियोरटिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले हैं। आपको हमारी हैंड रिटन बुक से पढ़ाने वाले हैं सच दैट यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम लैंग्वेज में डिफिकल्टी हो रही है, मैम लिखने में डिफिकल्टी हो रही है। दिस टीम इज गोइंग टू मेक श्योर दैट आपको ना लिखने में प्रॉब्लम हो, ना रिटेनिंग में प्रॉब्लम हो, ना कोई सब्जेक्ट में कुछ भी प्रकार का इशू हो। सो टेस्ट सीरीज प्लान है, एमसीक्यू सेशंस प्लान है, खूब सारी मस्ती और मजे प्लान है। तो ये तो था ग्रुप 2 का बैच। ऑल्सो गाइज, हमारा 16 फरवरी से कॉम्प्रिहेंसिव बैच ग्रुप 1 का भी स्टार्ट हो रहा है। एंड ग्रुप 1 की महाबली टीम है ये, जहाँ पे टैक्सेशन तुली सर लेने वाले हैं, मलकान सर अकाउंट्स लेने वाले हैं, पोपली सर लॉ लेने वाले हैं, एंड सुनील केशवानी सर आपके लिए लेने वाले हैं कॉस्टिंग। ठीक है, सो दिस इज अ टीम एंड दिस इज अ बैच प्लान गाइज, दिस इज अ बैच प्लान। सो दीज आर द शेड्यूल्स, यू विल स्टार्ट बाय 8 AM एंड जहाँ पे आप ऑलमोस्ट लाइक 4:15 तक सुनील केशवानी सर का बैच ज्वाइन करके ग्रुप 1 की स्टडीज कंप्लीट कर दोगे। कीप द स्टडीज कंटिन्यूअस गाइज, कंसिस्टेंसी इज अ की टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो जैसे ही आप ये बैच को रन करेंगे 4:30 बजे तक करीब करीब आप फ्री हो जाएंगे। सो पोस्ट दैट यू कैन गिव डिवोट टाइम फॉर योर होमवर्क, फॉर योर सेल्फ स्टडीज एंड none other than for your hobbies as well, for your hobbies. So make sure that you are not delaying in subscribing to the plans guys. And yes, you can very well use the code auditsar and take up the subscriptions. Okay, also do evaluate our iconic sessions guys. Iconic batches जो है, that is the next level of studies, mentorship, coaching, फ्री बुक्स, इंडस्ट्री सेशंस, एक्सपर्ट्स के साथ बातें, एवरीथिंग ऑल इन ऑल इन अ सिंगल पैकेज. So do evaluate our iconic batch subscriptions. So these are, yeah, so these are the 12-month subscriptions and the 6-month subscription. If at all you are taking it for November 22, I strongly suggest go for 12 months or 24-month subscription. Also guys, I wanted to tell you about, yes, this the most important area. Guys, 19th and 20th of February we are launching our articleship week. तो जो भी बच्चों को आर्टिकलशिप के बारे में जानना है, जो भी बच्चों को आर्टिकलशिप कहाँ से करे, कैसे करे, किस हिसाब की स्टाइपेंड हो, क्या चीज़ें देखनी चाहिए क्लास ऑप्शंस ज्वाइन करने के लिए, ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, एवरीथिंग विल बी टॉक्ड, everything will be discussed by the top educators. Every educator is a top educator on this Unacademy platform. So don't miss this free sessions. So stay tuned. So that was all about the current announcement guys. Now without any further delay, you get started and start your practice for company audit. So चलिए शुरू करें। चलो, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, रिपोर्टिंग एज टू ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जब भी हम लोग बात करते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ड्यूटी टू एनक्वायर। अब आता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू? क्या मतलब होता है? ट्रू का मतलब होता है सच्चा और फेयर का मतलब होता है अच्छा। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बच्चे समझिए, व्हेन इट कम्स टू ट्रू एंड फेयर व्यू, we have to make sure that two things: preparation and presentation of the financial statements are as per, preparation is as per financial reporting framework and presentation is as per schedule 3, is as per schedule 3. So यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के बारे में आपको ध्यान देना है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वंस द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन आर अप टू द मार्क, हम ये कह सकते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। इतना समझा है? पक्का? एकदम श्योर? 100% यस? ओके। सो मैम अदर देन दैट, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना होता है? यस। सो व्हेन इट कम्स टू financial statements, it has to comply the provisions of section of the Companies Act, of Companies Act. इतना समझे? पक्का? So when you try reporting as to true and fair view, you need to make sure that the financial statements here, that the financial statements are free from risk of material misstatement, that is they are complying with AS or Ind AS. The presentation is also made as per schedule 3. The reporting shall be made after taking into account the provisions of the act, the auditing and accounting standards, matters which are required to be reported in the reports. So ये सारा चीज होता है post that we can report as to true and fair view. इसके बाद आता है duty to report. What is duty to report? Guys, मैंने आपको 143(1) सिखाया था, wherein the duty to report was only in the negative areas. अब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, दैट इज ड्यूटी टू रिपोर्ट इन ऑल द एरियाज, वेदर योर करेक्शन गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स और इट गिव्स यू द नेगेटिव रिजल्ट्स। इन बोथ द सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन बोथ द सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। क्लियर है इतना? शॉर्ट एकदम पक्का? सो चलिए ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है ये देखते हैं। So when we talk about the auditor needs to report, पहला that he has sorted and obtained all the information and explanation. उनके पास कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखा है। कंपनी रिपोर्ट कर रहा है ओवर द ब्रांच ऑफिसेस ऑल्सो, मतलब ब्रांच अकाउंट्स भी जो है दैट आर ऑल्सो अप टू द मार्क। Financial statements are in agreement with books of accounts. Financial statements are in agreement with books of accounts. ये हमको देखना है कि financial statements में जो रिपोर्ट किया है that is as per the books of accounts. Next, the financial statements comply with AS. और आज के तारीख में मैं अगर प्रैक्टिकली कहने जाऊँ, we have to write the financial statement thus comply with Ind AS. Whatever the observation or the comments of the auditor are required to be done, ये सारा का सारा चीज हमको लिखना है कि कोई भी एडवर्स फंक्शनिंग पे, कंपनी के फंक्शनिंग पे एडवर्स इफेक्ट देने वाला कोई कमेंट हो तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करना है। वेदर एनी डायरेक्टर इज अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. व्हाट इज 164 सबसेक्शन 2? एज पर दिस प्रोविजन डायरेक्टर विल बी डिस्क्वालिफाइड अगर डिविडेंड, डिपॉजिट्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट नहीं किया हो। डिविडेंड, डिपॉजिट्स या डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट नहीं किया हो। सो ये सारा चीज ऐसा चीज है जो ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है और कंपल्सरीली अपने रिपोर्ट में लिखना है। अभी के अभी ये जैसे ही आपका प्रोविजन हो जाएगा, आई विल मेक यू सी प्रैक्टिकली, कोई भी एक लिस्टेड कंपनी का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट बताऊंगी, ये सारी चीज एज इट इज आपको रिपोर्ट में दिखेगी। मैम क्यों? क्योंकि इन दिस प्रोविजन दिस इज
The legal and the regulatory requirement under law. Legal and regulatory requirement under law. लॉ के तहत ऑडिटर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर, आप इन सारी चीज़ों को चेक करें, पॉजिटिव हो फिर भी बताएं, नेगेटिव हो फिर भी बताएं। मैम पॉजिटिव हो तो क्यों बताना चाहिए? पॉजिटिव हो तो आपको ऐसा बताना है कि यस द कंपनी हैज़ मेंटेन्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी हैव सॉर्टेड एंड ऑप्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी ये हमको मिली है। डायरेक्टर्स अगर डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो हम लोग लिखेंगे द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट डिस्क्वालीफाइड। इतना समझा? पक्का? 100% yes? Okay. Next, modifications relating to maintenance of books of accounts. In any case, अगर आपको लगता है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बने हैं, मैम हाउ विल वी नो दैट वेदर द कंपनी इज प्रिपेयरिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट? हम लोगों को चेक करना पड़ेगा compliances with section number 128, compliances with section number 128. इसके बाद आता है internal financial control with regards to the financial statements. Now there is a very beautiful concept guys to understand. पहले मैं आपको वो concept समझा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। Yeah, so there are three concepts guys all together. एक होता है internal control. What is that? Internal control. दूसरा है internal financial control, और तीसरी चीज को हम लोग कहते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये तीन अलग अलग जगह पे आपको चीजें पढ़ाई जाएगी। सबसे पहला 115 के हिसाब से, या सबसे पहला ऐसे 315 के हिसाब से वो लोग कहते हैं दैट एवरी कंपनी शुड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड, मॉनिटर सर्च पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कुछ ऐसे पॉलिसीज, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स आपको इम्प्लीमेंट करने रहेंगे, डिज़ाइन करने रहेंगे, इम्प्लीमेंट करने रहेंगे, मेंटेन करने रहेंगे। व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइन का मतलब होता है जहाँ पे आप कंपनी के लिए कुछ पॉलिसीज बनाओ, बनाने का मतलब होता है डिज़ाइन करना। यू इम्प्लीमेंटेड और यू मेंटेन, यू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मेंटेन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अब इसके बाद बट ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्यों बनाने हैं? इन ऑर्डर टू बाय TCWG of the company. Why? In order to achieve objective with respect to RESA. RESA. R stands for reliable financial statements. E stands for effective and efficient conduct of business. S stands for, सब कुछ समझाऊंगी एकदम ही शांति से, safeguarding of assets. And A stands for compliances with applicable laws and regulation. अब देखो क्या हो रहा है। Say for example this is a company. ये जो कंपनी है, this company wants its financial statements to be prepared in a reliable manner.
ये कंपनी को चाहिए कि इस कंपनी में जो भी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं ये सारे इफेक्टिवली हो। ये कंपनी को चाहिए कि कंपनी के जो असेट्स है, असेट्स का मतलब होता है कंपनी के फिक्स्ड असेट्स हो, इन्वेंट्री हो, कंपनी के जो असेट्स है वो सेफ गार्डेड रहे, कोई भी मिसयूटिलाइजेशन ना हो। And the company wants that the laws and regulation that the laws and regulation in the financial statements या फिर in the operations in the conduct of the business are complied। कंपनी नहीं चाहती कि हमारे कंपनी में कुछ भी गलत चीजें हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे कंपनी में कुछ भी गलत चीजें हो। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव रेसा। अब इस रेसा को फुलफिल करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल बने हैं तो हम लोगों ने कोई चीफ अकाउंटेंट को हायर कर लिया, असेट सेफ गार्डेड रहे तो हम लोगों ने फिजिकल कंट्रोल्स अप्लाई कर लिया, लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो इसके लिए हम लोगों ने सीएस को अपॉइंट कर दिया। तो ये सारी जो पॉलिसीज हमने बनाई है, सुपरविजन जो हम लोग कर रहे हैं, ये पॉलिसीज जो हमने डिजाइन की है, इम्प्लीमेंट की है, मेंटेन कर रहे हैं, दिस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर नोन एज इंटरनल कंट्रोल। सो मैम, these policies and procedures which are implemented, designed, implemented and maintained by the entity, these are financial controls? No, these are overall controls। ये हर एक एरिया में लागू होंगे। मैम ऐसी पॉलिसीज बनाने को किसने कहा है? ऐसे 315 ने कहा। गेटिंग दैट इजी? श्योर श्योर। अब आता है दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसके बारे में आपको रिपोर्टिंग करना है। So, internal financial control is given under section number 134 subsection 5 clause E में। This is a duty given to the directors of the company। मैं आपको ये पूरा ही रिपोर्ट बताने वाली हूँ बच्चों, तो एकदम ही शांति से प्रैक्टिकली भी सारा चीज देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। So 134(5)(e this is given to the directors of the company। हम लोग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को क्या कहते हैं कि रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आपकी जिम्मेदारी, अब ये कंपनीज एक्ट ने जिम्मेदारी दी है, किसने जिम्मेदारी दी है? ये ऐसे ने दी थी, ये सेक्शन ने दी है। क्या? सो अंडर दिस सेक्शन डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, यू नीड टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स with regards to SAPOT, with regards to SAPOT। What is SAPOT? SAPOT talks about कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए। अब ये कंपनीज एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। कंपनीज एक्ट कहता है कि मुझे फाइनेंशियल कंट्रोल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। आई वांट कि कंपनी के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो व्हाट आर दिस फाइनेंशियल कंट्रोल्स? अब ये वो कंट्रोल्स है जिससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही से इंप्लीमेंट हो। सो एस स्टैंड्स फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। अगर असेट सेफ गार्डेड है तो उसकी वैल्यू मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए स्टैंड्स फॉर अधेरेंस टू कंपनीज पॉलिसी, कंपनीज पॉलिसीज, कोड ऑफ कंडक्ट। कंपनी ने अगर कोई भी प्रकार का फ्रेमवर्क रेडी करके रखा है उसको अधेर करना, उसको चेक मॉडिफाई करना। पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। कंपनी में कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाओ कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से विंडो ड्रेसिंग करना चाहे, मैनिपुलेट करना चाहे फिगर्स को, तो आपको पता रहे। चीफ अकाउंटेंट, ऑडिट कमेटी के विजिलेंस रखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रखो, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंट्स टीम। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी हमारा बिजनेस है उसका ऑर्डरली सही प्रकार से कंडक्ट हो। और टी स्टैंड्स फॉर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतना समझे? पक्का?
10% यस, शॉर्ट। तो यहाँ पे मैम इन दोनों में फ़र्क क्या है? दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ड्यूटी दी है। पहली ड्यूटी एक जनरल ड्यूटी दी है जो आपको भी बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको भी चेक करना होता है। ये ड्यूटी स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट ने दी है। किसको दी है? डायरेक्टर्स को दी है। बट दीज कंट्रोल्स आर विथ रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आर विथ रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स। एंड लास्ट वाला स्टेप टॉक्स अबाउट IFC over financial statements. This is under section, this is a reporting responsibility under section 143(3)(I). This is given to the auditor of the company, to the auditor of the company. समझ में आता है? पक्का 100%। तो मैम ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन्होंने बनाए, इसी का रिपोर्टिंग ऑडिटर को करना है। हाँ, सो ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डायरेक्टर्स ने इम्प्लीमेंट किए, बिकॉज देयर वाज अ ड्यूटी अंडर सेक्शन 134, 143 में ऑडिटर उसे रिपोर्ट करेगा। एवरीवन गेटिंग दैट? सो द ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट एज पर दिस ड्यूटी इज गिवन बाय हूम? बाय ICAI गाइडलाइंस भी दे करके रखी है। एंड रिपोर्टिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अंडर 143(3). क्या हम लोगों को रिपोर्टिंग करना है? दैट preparation and presentation of financial statements are as per AFR and Schedule 3. समझ में आया? पक्का? So there are 3 things guys. एक होता है इंटरनल कंट्रोल। मैम ये अभी अभी क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि ये बार बार कंसेप्ट ओवरलैप होते रहेंगे गाइज। इट इज़ बेटर वी अंडरस्टैंड दिस एट वंस। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो मैम फिलहाल के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिलहाल के लिए हम लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट द ऑडिटर विल हैव टू रिपोर्ट ओवर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गेटिंग इट? पक्का श्योर? So internal financial control over financial statements. मैम ये आया ही क्यों? Why these types of reporting are required to be added? बच्चों आपने पढ़ा होगा या फिर आपने देखा होगा कई बार एक्ट्स के तहत कई बार बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े घोटाले होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से प्रिपेयर करते हैं। उसको कम करने के लिए, दैट इज व्हाइट कॉलर क्राइम गाइस, व्हाइट कॉलर क्राइम। तो इस व्हाइट कॉलर क्राइम को कम करने के लिए ऑडिटर के ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। बट देखो बच्चों, अगर कंपनी बड़ी कंपनी है, कंपनी इज हैविंग पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, तो ये सारा चीज़ हम लोग रिपोर्ट करें, ये सारा चीज़ मेंशन करें, जायज़ है। अब छोटी छोटी कंपनीज के लिए कितना रिपोर्टिंग करेंगे? ओपिनियन देंगे, फिर कारो रिपोर्टिंग करेंगे, ये भी करेंगे, अरे भाई कितना रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे 143(3) ने ये कह करके रखा है IFC ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ उन्हीं कंपनी के लिए रिपोर्ट करना है विच इज अदर देन OPC स्मॉल, मतलब OPC स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड जिसका बोरोविंग 25 करोड़ से कम है, एंड दे हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द रिटर्न्स, दे हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग द रिटर्न्स। सो ऐसी कंपनीज को एग्जम्पशन है, मतलब ऐसी कंपनी के ऑडिटर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। मैम इसके अलावा बाकी सब तो बड़ी कंपनी को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, इनको रिपोर्टिंग नहीं करना है, नो रिपोर्टिंग। समझ में आता है? एकदम पक्का श्योर? 100% यस। तो यहाँ पे आपका 143(3)I खत्म होता है। सो क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे ड्यूटी टू रिपोर्ट। आपको कंपल्सरीली रिपोर्ट करना होगा इन एरियाज में। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आया IFC विथ रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको साइड में लेकर के गई और मैंने आपको समझाया 3 अलग अलग कंसेप्ट। एक होता है IFC, एक होता है सादा IC और एक होता है उसका रिपोर्टिंग। सादा IC इज गिवन अंडर 315, IFC इज गिवन एज अ ड्यूटी अंडर 134
उसका रिपोर्टिंग इज गिवन अंडर एज अ ड्यूटी टू ऑडिटर्स 143(3) के तहत। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, एनी अदर मैटर्स विच आर प्रिस्क्राइब। गाइस मार्क दिस पॉइंट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है। ये पॉइंट पहले सिर्फ 3 ही चीज़ों को इंक्लूड करता था, अब उन्होंने कुछ एडिशनल चीज़ें इम्प्लीमेंट किए दिखाई है। मैं आपको एक छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ। गाइस वो वाला गाना सुना है? कौन सा मूवी था वो? क्रिश या कोई मिल गया, वो दिल ना लिया दिल ना दिया, ऐसा कुछ तो गाना था। सुना? क्या था वो गाना? नहीं सुना तो रुको, पहले ये क्लिपिंग देख लो, सिर्फ 2 लाइन ही सुनो। दिल ना लिया दिल ना दिया, सुन लो सुन लो। चल गाना सुन लिया, अब ये गाने का क्या महत्व है ये बताते हैं। देखिए बच्चों, ये गाने से आपको नेक्स्ट जो प्रोसीजर्स है वो याद करने हैं फॉर रिपोर्टिंग। समझिए ये जो एडिशनल क्लॉजेस आपको रिपोर्ट करने दिए हैं अंडर द अदर मैटर्स, वो क्या है समझें। एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये अदर मैटर्स में आप क्या क्या रिपोर्ट करते हैं? बिफोर एडिशन ऑफ दिस अमेंडमेंट्स, पहले हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करते थे एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। पॉइंट नंबर 1, about the pending litigations. Point number 2, foreseeable losses, pending litigation, foreseeable losses and IEPF account. What is IEPF account? कि जो अमाउंट है वो अगर कंपनी को इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना है तो क्या कंपनी ने वो अमाउंट ट्रांसफर किया है या नहीं? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? सो आपको इस चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग करना था। अब इसके अलावा और चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करना है। सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपनी, कंपनी दिख रही है, दिस इज अ कंपनी। ये कंपनी ने अगर कोई पर्सन को लोन दिया है तो डोंट यू फील कंपनी विल रिकॉर्ड दिस? या फिर कंपनी ने कोई पर्सन के पास से लोन लिया है तो कंपनी विल रिकॉर्ड दिस? ओके गुड वन। अगर मुझे शक होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी क्या कर रही है, लोन दे रही है अपने रिलेटेड पार्टीज को, कोई थर्ड पर्सन को, कोई इधर उधर सब जगह पे लोन दे रही है, पर लोन देने के बाद कंपनी इसे रिकॉर्ड नहीं कर रही है, तो मुझे पार्शियल चीज़ें लग रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न में मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन मंगवा करके रहेंगे। ये कंपनी का मैनेजमेंट जो है, ये जो कंपनी है इसका मैनेजमेंट है मिस्टर ABCD। ये मिस्टर ABCD द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इनसे हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगवा करके रहेंगे कि सर जितना आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है उतना ही एडवांस मिला है ना, इसके अलावा कोई एडवांस नहीं मिला ना, लिखित में दे दो। या फिर सर आपने जो लोन शोन दिया है किसी को, जो रिप्रेजेंट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में उतना ही अमाउंट है ना, कुछ हाइड तो नहीं कर रहे हो ना। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमको किसके पास से लेने हैं? मैनेजमेंट के पास से लेने हैं। तो यह दिल ना लिया दिल ना दिया, दैट इज एडवांसेस ना लिया एडवांसेस ना दिया, ये चीज़ों के बारे में एडिशनल डिस्क्लोजर करना रहेगा। हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। नो फंड्स हैज़ बीन एडवांस्ड, मतलब किसी को दिया भी नहीं है किसी से लिया भी नहीं है, ये चीज़ हम लोगों को मैनेजमेंट के पास से लिखवाना है। बट ये कौन से कंडीशंस पे लिखवाना है समझाते हैं। whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in the notes to account, मतलब जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है, no funds have been advanced or loan or invested by the company to whom, to any another person, to any other entities including foreign entities with an understanding, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिए हुए नंबर के अलावा और किसी को भी हम लोगों ने लोन शोन दिया नहीं है, अंडर एनी अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज। इन द सिमिलर मैनर हम लोगों ने किसी से पैसा लिया भी नहीं है, नॉट रिसीव। whether the management has represented, उनसे रिप्रेजेंटेशन लिया है, that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in the notes to accounts, no funds has been received by the company from whom, from any person, entities including foreign entities in any records which are in written, ठीक है। जहाँ पे भी अल्टीमेट गारंटी वाले पॉइंट आती है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी हमारी फंडिंग कंपनी हो, हमारी कंपनी। तीसरा पॉइंट ऑडिटर को ऐड करना है
कि ये दोनों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने लिए हैं, दिल ना दिया, एडवांसेस ना दिया, एडवांसेस ना लिया। इसके बाद हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स की ये जो दोनों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मेरे पास आ गए हैं इस पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं हुआ विच इज इंक्रीजिंग द ससेप्टेबिलिटी, कोई शक पैदा करने वाली चीजें नहीं है। द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, नथिंग हैज कम टू देयर नोटिस, ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है विच हैज कॉज्ड देम टू बिलीव दैट रिप्रेजेंटेशन अंडर 1 and 2 contains any misstatement। हमको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा देती हूँ बच्चों, यहाँ पे ये लॉग फाइल्स वाला दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब नवंबर 22 ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को काम का अमेंडमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या फिर पे किया है। ये जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पे किया है, दैट इज इन कंप्लायंसेस विद सेक्शन नंबर 123। नेक्स्ट, whether the company in respect of financial years commencing on or after 1st of April, इसके बाद जो भी कंपनी स्टार्ट हो रही है हम लोगों को रिपोर्ट करना है अबाउट द सॉफ्टवेयर्स कि कंपनी के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर्स है जिसमें लॉग फाइल अपने आप बन जाती है कि किसने कोई अकाउंटिंग वाला फाइल ओपन किया, कौन से पर्सन ने वैल्यूएशन चेंज किया है, कौन से पर्सन ने एंट्री पास की है, ये सारा ऑडिटिंग अकाउंटिंग ट्रेल हो वैसा सॉफ्टवेयर कंपनी के पास है। मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच हैज द फीचर, कौन सा फीचर, फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिट ट्रेल, एडिट फाइल, ये फैसिलिटी है। एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं कि फैसिलिटी है बट हम लोग यूज नहीं कर रहे, ये फैसिलिटी थ्रू आउट द ईयर द कंपनी इज यूटिलाइजिंग। Everyone getting that? Additionally, the last and the most important point to be noted, for all the public company एक additional reporting legal requirements के तरफ से आता है। ये कहता है for all the public company हमें ये mention करवाना है that the managerial remuneration is as per the compliances with section number 197। ये जो कंपनी है अपने मैनेजर्स को 197 के हिसाब से रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। आई टेल यू, पहले जब ये कारो 2016 हुआ करता था ना गाइस, कारो 2016 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्लॉज वाज देयर इंट्रोड्यूस अंडर पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 11। जब से कारो 2020, जैसे कि अभी कारो 2020 लागू हुआ है, कारो 2020 में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का कोई भी पॉइंट नहीं है। तो मैम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कभी भी रिपोर्ट नहीं करेंगे ना, 143(3) के तहत करेंगे, बट ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज, ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज। एवरीवन पक्का, श्योर, एकदम क्लियर है इतना? डन डन डन। सो यहाँ पे बच्चों आपका सेक्शन नंबर 143(3) कंप्लीट होता है, बट बिफोर वी स्टार्ट सेक्शन नंबर 143(4) आई विल टेक यू थ्रू वन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिकलिटी में ये सारी चीज समझाते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले वो रिपोर्ट देखेंगे फिर यहाँ पे आते हैं। तो चले रिपोर्ट में, चलो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर इन्फोसिस एज अ कंपनी एंड दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। आप भी गूगल करके आपको ये रिपोर्ट एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। अब समझो यहाँ पे, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट वी वेरी वेल नो, यहाँ पे हम लोग सबसे स्टार्टिंग में टाइटल लिखते हैं, एड्रेस ही लिखते हैं। मैं आपको ऐसे 700 के साथ साथ भी यही रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट मैं आगे गो थ्रू करवाऊंगी। फिर हम लोग ओपिनियन पैराग्राफ लिखते हैं कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किए एंड इंडियस को कंप्लाई कर रहा है ये, और हमारा ओपिनियन क्या है। फिर हमारा बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है। हम लोग यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना एज पर 143(10) कि हमको स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना, वो हम लोगों ने किया। दिस इज वन ऑफ द ड्यूटी जो अभी आगे आएगी। अब तक मैंने कितनी ड्यूटी पढ़ाई है? आई हैव जस्ट मेड यू ऑल अंडरस्टैंड टिल 143(3), बराबर? ठीक है, तो आगे मैं ये पढ़ाऊंगी। अब मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्टैंडर्ड ने दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी? कंपनीज एक्ट मतलब एक ये लॉ है,
लॉ मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोग देखते हैं कि क्या इन्होंने कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओहो ओहो ओहो, यह देखो, report on other legal and regulatory requirements, and that was as per which section 143(3). ठीक है, तो ऑडिटर क्या लिखते हैं देखिए, ऑडिटर लिखते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स अंडर 143(3) बेस्ड ऑन अवर ऑडिट रिपोर्ट, बेस्ड ऑन अवर ऑडिट वी रिपोर्ट दैट। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों ही चीजें रिपोर्ट करनी है। तो देखो क्या चीज है, वी हैव सॉर्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि कोई भी रीसेंट चेंजेस है क्या, कंपनी इज फॉलोइंग इंड एएस के हिसाब से स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको कंपनीज एक्ट में बताया था, वहां पे लिखा है एएस, बट इन प्रैक्टिकलिटी हम लोग इंड एएस फॉलो करने लगे। नो डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, अगर कोई डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे वी हैव टू रिपोर्ट अबाउट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। याद आया ये चीज मैंने आपको बताई थी कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, या यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वी राइट इट एज लाइक दिस कि इन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। या तो उसके लिए इन लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं किया है, उन्होंने कहा कि वी आर रिपोर्टिंग अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईएफसी ओवर एफआर, एंड ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को रिपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक एनेक्जर लगाया है। मैं एनेक्जर में लेकर के जाऊंगी आप लोगों को। फिर वी आर रिपोर्टिंग दैट जो भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है दैट इज एज पर 197, बिकॉज इन्फोसिस इज अ पब्लिक कंपनी, यू वेरी वेल नो दिस। एडिशनल रिपोर्टिंग एज पर 143(12), ये आगे मैं आपको सिखाऊंगी। एंड हाँ, ऑल्सो ये है वो वाला पॉइंट जो अदर मैटर्स में आता है। पता है मैंने आपको अदर मैटर्स में क्या क्या सिखाया, पेंडिंग लिटिगेशन, फोरसिएबल लॉसेस, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इन आईईपीएफ अकाउंट। अब आगे मैंने आपको और अमेंडमेंट सिखाया, मतलब फॉर द ईयर एंडेड 2022 वो लोग यहाँ पे और मेंशन करेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस, दिल ना दिया दिल ना लिया वाला पॉइंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर है, डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो एज पर 123 है, कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है एंड ये ऑपरेटिंग है विच कंटेन्स ऑल द ऑडिट ट्रेल। समझ में आता है पक्का, 100% यस, शॉर्ट। तो देखो यहाँ पे आते हैं हमारे डेलॉयट, हास्किन्स एंड सेल्स, ये उनके ऑडिटर है, सिग्नेचर डेट एंड प्लेस। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है। मैम तो इसमें इंक्लूडेड क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ये पिछले साल का रिपोर्ट है। दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2022 का रिपोर्ट अब तक आया नहीं, जब वो रिपोर्ट आएगा तब इसमें ये वाली चीजें एडिशन होगी। गॉट इट, चले फिर से किताब में। यस मैम, तो यहाँ पे इन्होंने वो वाला पॉइंट क्यों नहीं लिखा, ड्यूटी टू इंक्वायर, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ड्यूटी टू इंक्वायर में अगर चीज़ें नेगेटिव है तो ही आप रिपोर्ट करेंगे, अगर चीज़ें पॉजिटिव है तो आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इतना पक्का। चल नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 4। 143 सबसेक्शन 4 कहता है रीजंस फॉर क्वालिफिकेशन। आज मैंने चला करके ये जो भाई साहब है इनके अगेंस्ट में बहुत ही भला बुरा डायरेक्टली आपको डिस्क्लेमर मतलब डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये इंसान सही नहीं है। आप मुझे क्या बोलोगे कि क्यों मैम, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान सही नहीं है, पूछोगे ना कि व्हाट इज द रीजन। इन द सिमिलर मैनर जैसे हम हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट देते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशंस ऐड करते हैं, उस क्वालिफिकेशंस को सपोर्ट करने के लिए हमको देना पड़ता है बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन। दिस इज अवर ड्यूटी दैट व्हेनेवर वी आर इशूइंग एनी नेगेटिव ओपिनियन, कोई भी एडवर्स, डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड रिपोर्ट देते हैं, वी हैव टू सपोर्ट इट विथ द रीजंस। इतना समझता है पक्का, 100% यस। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन हो तो आपको ये रीड करना है बिफोर द जनरल मीटिंग, एंड दिस विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर ऑल द मेंबर। वैसे भी ये हमारा राइट है, राइट टू रीड आउट क्वालिफिकेशंस, राइट टू रीड क्वालिफिकेशन एंड
जनरल ड्यूटी। समझ में आता है? पक्का 100%? चल, नेक्स्ट इज ड्यूटी with regards to the government company. What is this? This is duties with regards to the government company. अब तक के लिए आपने क्या देखा गवर्नमेंट कंपनी के केस में? सो ड्यूटीज विथ रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी में गाइज हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज पढ़ करके रखी है दैट फॉर गवर्नमेंट कंपनी देयर इज वन पर्सन हु टेक्स अप द लीड, एंड वो पर्सन कौन होता है? वो पर्सन होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर टू follow the directions given by CAG. Statutory auditor should also include in his report DAI, directions, actions and impact. हमको ये सारी चीज हमारे रिपोर्ट में लिखनी होगी। सप्लीमेंट्री ऑडिट देखो गाइस, सी फॉर एग्जांपल ही इज कैग ऑफ इंडिया। कैग ऑफ इंडिया ने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया है, एक ऑडिटर को अपॉइंट किया है। Ma'am, what is he doing? He is conducting audit for government company. Audit for government company. Now, see for example, ये रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने, ये भाई साहब ने एक रिपोर्ट दे दिया। ये रिपोर्ट देने के बाद कैग को लगा कि नहीं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सैटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। He wants more information, थोड़ा सा डिटेल रिपोर्टिंग। So the question says, क्या कैग एडिशनल रिपोर्टिंग करने के लिए कह सकता है? हाँ। सो फ्रॉम द डेट ऑफ दिस रिपोर्ट विदिन 60 days CAG कैन ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट, मैम दिस सप्लीमेंट्री ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय whom? बाय गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर या फिर एनी अदर ऑडिटर एज द CAG डीम्स फिट। एज द CAG डीम्स फिट, जैसा CAG को लगे। इफ एट ऑल दे फील कि ही इज अ पर्सन हु इज वेल एलिजिबल टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट तो इन्हीं को बोल देंगे। एंड अगर उनको लगता है कि नहीं, कोई अनदर पर्सन को हमें अपॉइंट करना चाहिए, तो वो अनदर पर्सन से सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएंगे। एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? अच्छा, अब आगे। सो दैट वाज अबाउट द सप्लीमेंट्री ऑडिट। इसके बाद आता है कमेंट। वंस द रिपोर्ट इज गिवन बाय द कंपनी ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर, टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही कैन ऐड कमेंट्स ओवर दोज रिपोर्ट्स। यहाँ पे दिस रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू रिसीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिनको कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलने का अधिकार है उन सबको ये रिपोर्ट भी मिलेगा। क्लियर है इतना? श्योर? सो दैट वाज द ड्यूटी विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, the further duty is with regards to the compliances with accounting standards. Now guys understand, auditing standards and accounting standards, इसमें सिर्फ प्रोसीजर्स मात्र का डिफरेंस है। जब भी हम ऑडिटर के बारे में बात करें, वी वेरी वेल नो दैट ऑडिटर आर अलाउड या फिर आर रिक्वायर्ड टू फॉलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो दिस इज द ड्यूटी व्हेन दे आर परफॉर्मिंग ऑडिटिंग। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिटिंग इन कंप्लायंसेस विद एसएस। इन कंप्लायंसेस विद एसएस, इतना समझता है? पक्का? श्योर? सो the auditor has to comply with all the relevant standards on auditing. Now you guys remember, मैंने जो अभी रिपोर्ट बताई थी आपको, इस रिपोर्ट में मैंने एक बेसिस ऑफ ओपिनियन में ये दिखाया था कि we have complied with all the standards on auditing as required under section 143(10). याद आ रहा है वो रिपोर्ट गाइस? Anyone who is able to understand that? If I show to you, see here, यहाँ पे था right 143, and if at all you remember, यही wordings थे guys हमारे, that yes we have complied with all the required standards on auditing as required by section number 143(10). चल, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है एडिशनल रिपोर्टिंग ओवर द मैटर्स एज रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये चीज क्या है समझिए जरा। पॉइंट नंबर 1, जहां पे आपको इतने सारे मैटर्स दिए हैं फॉर रिपोर्टिंग, थोड़ा सा जॉट डाउन कर लेते हैं गाइस, क्या क्या मैटर्स पे आपको रिपोर्टिंग करना है।
सबसे पहला आता है ऐसे 700 के हिसाब से आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सर आप ओपिनियन एक्सप्रेस कीजिए वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। फिर हम लोगों ने कहा कुछ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगली, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीगली, एंड लीगली का मतलब होता है एक्ट में। एक्ट में सबसे पहला आपको रिपोर्ट करने बोला है ओवर 143 वाले रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे कंपलसरी कुछ एरियाज है आपको रिपोर्ट करनी होती। दूसरा आएगा अब 143(11). अब ये 143(11) क्या है समझो, दिस इज ऑल्सो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। न एक्ट ने कहा है मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अब ये क्या है समझो, इस सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे करके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दे करके रखा है। मैम किस चीज का पावर दे करके रखा है बताते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे करके रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक ऑर्डर पास कर सकती है और ऑडिटर को कह सकती है कि डियर ऑडिटर आप इन इन मैटर्स पे रिपोर्टिंग एडिशनली कीजिए। क्या? इन इन मैटर्स पे एडिशनल रिपोर्टिंग कीजिए। बट मैम क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर क्यों दी गई है, क्या जरूरत थी इस पावर की, समझो गाइस। आज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात हुई ना बच्चों। एक स्टेटमेंट में हमारे सारे शेयर होल्डर्स शायद समझ ना पाए कि इंटरनल मैटर्स का क्या लुकआउट है, फिक्स्ड असेट कैसा दिख रहा है, इन्वेंट्री कैसी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसा है, लोन्स एंड एडवांसेस का क्या हालचाल है या नहीं है ना। उस चीज के लिए इन एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे 143(11) ने पावर दे करके रखा है सीजी को। इस पावर का उपयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है, दैट इज नन अदर देन कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। अभी के लिए आपके एग्जाम में जो एप्लीकेबल है वो है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। एंड यहाँ पे कुल मिलाकर के 21 एडिशनल मैटर्स है, 21 एडिशनल क्लॉजेस है जिसपे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी को एडिशनली रिपोर्ट करना होता है। मैम तो ये लॉ के तहत दिया है तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट, यस। सो अगेन गोइंग बैक टू दैट, ये देखो ये रिपोर्ट दिख रही है आपको, गोइंग टू ये देखो यहाँ पे अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सबसे पहला हम लोगों ने कहा 143(3), ये था पहला पॉइंट जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, so this is 143(3). ये IFC ओवर FR पे एनेक्जर, जहाँ पे हम लोगों ने एनेक्जर के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे ये वाले इस पे डाउनलोड नहीं हुआ लगता है मुझसे, या नहीं तो यूजुअली व्हाट वी ट्राई डूइंग इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ही कारो अटैच हो जाता है। सो कारो 2016 अब तक के लिए हुआ करता था, तो कारो 2016 के हिसाब से हमारा एडिशनल मैटर्स रिपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं तो हम आपको यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ये है इनका प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट, ठीक है, 2020 ईयर एंडेड का रिपोर्ट। तो वहाँ पे उन्होंने कोविड के बारे में भी चीज़ें लिखी हुई है, बट ठीक है हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना है कारो कहाँ लिखा हुआ है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ये देखो आ गए हम अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 143(12) का उल्लेख किया है, पॉइंट नंबर 1, ओके डन। अब उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन नंबर 143(11) हम लोगों ने एनेक्जर बी अटैच किया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था कोई एडिशनल मैटर्स पे रिपोर्टिंग किया जाए तो वैसा हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया है। तो जरा जा करके एनेक्जर बी देख लेते हैं। यहाँ एनेक्जर बी टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड दैट इज कारो, मेकिंग सेंस। तो यहाँ पे पुराना वाला कारो एप्लीकेबल था, आपके सिलेबस में नया वाला कारो कारो 2020 कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर इज एप्लीकेबल। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सेक्शन नंबर 143(11) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल मैटर्स दिए हैं टू रिपोर्ट। सो ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है फॉर द सिलेक्टेड कंपनीज एंड द क्लास ऑफ कंपनीज यू नीड टू एडिशनली रिपोर्ट, मेकिंग सेंस, श्योर। चल सो आते हैं यहाँ पे, तो ये थी दूसरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे और भी पढ़ाऊंगी बच्चों। यहाँ पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी IFC की रिपोर्टिंग की, तो उसके लिए हम लोग यूजुअली एनेक्जर अटैच करते हैं, इसके लिए भी हम लोग यूजुअली एनेक्जर अटैच करते हैं।
अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 143(12). दिस इज ऑल्सो a reporting responsibility which is given under act, and this reporting responsibility is with respect to fraud, मतलब कंपनी अगर कहीं पे भी कोई फ्रॉड मिल रहा है तो उस फ्रॉड का रिपोर्टिंग करना, ये हमको ड्यूटी दी है अंडर सेक्शन 143(12). तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट इज 143(12), एडिशनल रिपोर्टिंग का 143(12), रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। अब देखो ये कौन सी स्थिति में हम लोगों को रिपोर्टिंग करना है। पॉइंट नंबर 1, जब भी हम लोग बात करें फ्रॉड की, तो किसने किसके साथ फ्रॉड किया है ये इंपॉर्टेंट है, दैट हु हैज कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट whom, who has committed fraud against whom. So if at all the auditor has some reasons to believe, इनके पास कुछ ऐसे रीजंस है जिससे हमको ऐसा लग रहा है कि कंपनी के खिलाफ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बेचारा कौन, कंपनी। यहाँ पे शाणा कौन, फ्रॉड किसने किया है, फ्रॉड किया है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो लेट मी मेक अ चार्ट यहाँ पे। चलिए तो चार्ट बनाते हैं और फिर मैं समझाती हूँ कि कौन सा फ्रॉड का रिपोर्टिंग कहाँ पे कैसे कैसे करना है। यहाँ पे हम सारे सर्कमस्टांसेस लिखेंगे और दो प्रकार की रिपोर्टिंग करनी है गाइस हम लोगों को। एक होता है 143(12) के अंदर रिपोर्टिंग और दूसरा होता है कारो के अंदर रिपोर्टिंग। अभी क्या रिपोर्टिंग है जरा समझते हैं। चलो यहाँ पे आ जाएंगे आपके सारे सर्कमस्टांसेस, रिपोर्टिंग अंडर 143(12) एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 क्लॉज नंबर 311। अब ये क्या है समझो। सबसे पहला सर्कमस्टेंस कि मैम फ्रॉड हुआ तो कंपनी के ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, टू हूम। एज पर 143(12) हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर होती है टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी कारों के हिसाब से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दूसरा मैम कौन ये रिपोर्टिंग करेगा, मीन्स हु डू यू फील हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट दिस फ्रॉड, हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल। एज पर 143(12) कंपनीज एक्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, कहता है कि चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को फ्रॉड मिले या कॉस्ट ऑडिटर को फ्रॉड मिले या कंप्लायंस ऑडिटर को फ्रॉड मिले या ब्रांच ऑडिटर को फ्रॉड मिले, कोई भी चार में से कोई भी पर्सन को फ्रॉड सस्पेक्ट होता है, इफ एट ऑल दे हैव रीजंस टू बिलीव, देन इन लोगों को रिपोर्टिंग करना रहेगा। ऑन द अदर हैंड जहां पे हम लोग कारों के बारे में बात करते हैं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये कारो रिपोर्टिंग इज नॉट अलाउड, मीन्स कारो रिपोर्टिंग इज नॉट गिवन एज अ ड्यूटी टू एनी अनदर ऑडिटर्स। मैम व्हेन, कब करना है फ्रॉड, कब करना है रिपोर्ट फ्रॉड को, यहाँ पे इफ एट ऑल द ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव, एंड कारो के केस में हम लोग कहते हैं इफ एट ऑल द ऑडिटर हैज नोटिस्ड फ्रॉड और रिपोर्टेड फ्रॉड। कहीं ना कहीं कोई दूसरे पर्सन ने फ्रॉड रिपोर्ट किया है तो हमारी जिम्मेदारी होती है हम भी हमारे मेंबर्स को जा करके बताएं कि भैया यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट मैम व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, हु हैज कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट whom, हु हैज कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट whom, किसने फ्रॉड किया है और किसके अगेंस्ट में। कारों के अंदर अंदर हम लोग कहते हैं कि देखो भाई
कंपनी ने फ्रॉड किया हो या कंपनी पे फ्रॉड हुआ हो, रिपोर्टिंग तो करना। तो कारो इज थोड़ा सा न्यूट्रल। कारो कहता है इफ एट ऑल द फ्रॉड इज कमिटेड बाय द कंपनी और द फ्रॉड इज कमिटेड ऑन द कंपनी अगेंस्ट द कंपनी। मैम बाय whom? If at all the company has committed fraud, it can be on any third party. या फिर the circumstance says if officer or employee has committed fraud against the company. So ये दोनों ही सिचुएशन में कारों के लिए आपको रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। बट मैम कंपनीज एक्ट के तहत क्या है? कंपनीज एक्ट इज वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट में अगर कुछ बुरा होता है ना तो कंपनीज एक्ट को बुरा लगता है। सो यहाँ पे द थिंग्स आर सेम। इफ एट ऑल ऑफिसर और एम्प्लॉय हैज कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी, मतलब यहाँ पे शाणा कौन? ऑफिसर और एम्प्लॉय। यहाँ पे बेचारा कौन? यहाँ पे बेचारा कौन? कंपनी। समझ में आता है? श्योर। तो यहाँ पे 143(12) के तहत जो आपको रिपोर्टिंग करने बोला है, यहाँ पे फ्रॉड इज ओनली अगेंस्ट द कंपनी। इफ एट ऑल द कंपनी हैज कमिटेड फ्रॉड तो आपको सीजी को रिपोर्टिंग नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग नहीं करना है, वो सिर्फ कारों में आएगा। नेक्स्ट मैम, अगर आज कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ तो क्या मैं बार बार चिट्ठी पत्रिका लिखती रहूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को? नहीं। हम लोग कहते हैं इफ एट ऑल द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज मोर देन इक्वल्स टू ₹1 CR तो ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन 1 CR तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना। बट मैम मेंबर्स तो अपने खुद के है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी कंपनियों के ऊपर नजर लगा करके बैठा है, बट हमारा पैसा तो एक ही कंपनी में जुड़ा हुआ है। वी बीइंग मेंबर्स, मुझे तो पूरा अधिकार है कंपनी के छोटे से छोटा फ्रॉड भी जानने का। हाँ, सो यहाँ पे देर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि इतना अमाउंट हो तो ही रिपोर्ट करना, छोटे से छोटा अमाउंट फिर भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पे हम कहते हैं कि अगर फ्रॉड हुआ बाय एनी, ये तो एक एग्जाम्पल के नाम पे ले लेती हूँ बच्चों, बाय एनी वेंडर ऑफ द कंपनी। वेंडर ऑफ द कंपनी ने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की है कंपनी के अगेंस्ट में, तो मुझे बताओ दोनों में से कहां पे रिपोर्टिंग करेंगे? कारों में या 143(12) में? यस स्टूडेंट्स, अगर वेंडर ने फ्रॉड किया है अगेंस्ट द कंपनी तो ये फ्रॉड रिपोर्ट होगा दोनों ही जगह पे, हियर एज वेल एज हियर। व्हाई मैम? क्यों? वेंडर तो आपने यहीं पे कहीं पे लिखा भी नहीं है। देखो बच्चों, घर का भेदी लंका ढाए। वेंडर कंपनी के अगेंस्ट में कभी फ्रॉड कर सकता है जब भी कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय मिला हुआ हो। सो वेंडर हमेशा तभी ही फ्रॉड कर सकता है इफ ऑफिसर और एम्प्लॉय इज हैविंग मिलीभगत कल्यूजन अगेंस्ट द कंपनी। तो यहाँ पे ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, ऑफिसर और एम्प्लॉय अगेंस्ट द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय अगेंस्ट द कंपनी, दोनों जगह पे रिपोर्टिंग होगा। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? श्योर? एंड हाँ, ऑल्सो बॉस, जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करोगे दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर फॉर्म ADT4। एक फॉर्म आएगा बच्चों, चिट्ठी पत्रिका नहीं लिखनी है, चिट्ठी पत्रिका नहीं लिखनी है, एक सिस्टमैटिक तरीके से ये फॉर्म होता है ADT4। ये फॉर्म के वाया रिपोर्टिंग करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेंड कर दो। गेटिंग दैट? सो आपको इतना समझा है बच्चों कि कौन सा फ्रॉड रिपोर्ट करना है और कहाँ रिपोर्ट करना है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते, खत्म नहीं हुआ है, अब इसके आगे प्रोसीजर्स पढ़ने हैं। हाउ टू रिपोर्ट, कारो 2020 को होल्ड करो, कारो 2020 बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू रिपोर्ट। हाउ टू रिपोर्ट में सबसे पहला चीज, फ्रॉड इज लेस देन 1 CR, फ्रॉड इज more than equals to ₹1 CR, 1 CR। अब ध्यान दो, if at all the fraud
इज लेस देन 1 CR या मोर देन इक्वल्स टू 1 CR, तो क्या चीज़ करेंगे? लेस देन 1 CR है तो वैसे भी उन्होंने मुझे कहा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना है, बट कंपनी के मैनेजमेंट को तो रिपोर्ट करेंगे, तो यही बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला स्टेप विल बी रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे, दैट ऑल्सो जस्ट विद इन 2 days, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। ये रिपोर्ट करने के बाद हम लोग एक्चुअली क्या रिपोर्ट करेंगे, हम लोग रिपोर्ट करेंगे NAP, NAP, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रॉड। ये 3 चीज रिपोर्ट करेंगे। ये 3 चीज रिपोर्ट करने के बाद हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि बोर्ड अब आप खुद छानबीन करो और आपके बोर्ड्स रिपोर्ट में आप इसकी पूरे कार्यवाही करने के बाद आप लिख देना कि रियली में किसने किसने फ्रॉड किया है। हो सकता है आप NAP इसको तो ट्रेस आउट कर ही दो, नेचर, अमाउंट, पार्टीज, बट अगर आपको पार्टीज का नाम ना लिखना हो, इफ रेमेडियल एक्शंस नॉट टेकन, अगर रेमेडियल एक्शंस नहीं लिया है तो पार्टीज का नाम दो, बट अगर रेमेडियल एक्शंस ले लिया है तो वो भी लिख सकते हैं। और रेमेडियल एक्शन तो बोर्ड लिखेगा NAP-R, हम लिखेंगे NAP, हम सिर्फ NAP बताएंगे, हम थोड़ी एक्शंस ले सकते हैं अगेंस्ट द कल्प्रिट, कैन वी? नो, वी कांट। नेक्स्ट आता है कि अगर फ्रॉड इज मोर देन अगर फ्रॉड इज मोर देन इक्वल्स टू 1 CR तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप्स रिमेन्स द सेम, हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी को रिस्पॉन्ड करेंगे। मैम विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 2 days। अब हम लोग शांति से वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेप्स विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग देना। ये वेट करना कितने दिन है? 45 days वेट करेंगे। किसके लिए मैम? मैनेजमेंट हमें ये जो NAPRA उन्होंने फाइंड किया है, ये मैनेजमेंट अब खोज करेगी, छानबीन करके हमें बताएगी कि रियलिटी में क्या है। अगर उनको फ्रॉड मिलता है, अगर मैनेजमेंट को फ्रॉड मिलता है, नाउ इन दैट सर्कमस्टेंस मैनेजमेंट ने लेस देन 45 days रिपोर्ट दे दिया है, तो उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर, सो यूजुअली हम लोग यहाँ पे क्लॉज लिख सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए कितना दिन वेट करना है? 45 days वेट करना है। अब आपको मैनेजमेंट की रिपोर्ट आने पर 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना है इन फॉर्म ADT4, इन फॉर्म ADT4। मैम ये 15 दिन विल बी काउंटेड फ्रॉम व्हाट? 15 days will be counted from date of receipt of management's reply or 45th day whichever is earlier, इतना समझाएं? पक्का? शॉर्ट? सो 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को बताएंगे, फिर 45 days तक वेट करेंगे। अगर इनका रिप्लाई आ गया है विद इन 45 days, जिस दिन पे रिप्लाई आया उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। अगर रिप्लाई नहीं आया, यू नीड टू वेट फॉर 45 days। 45 days वेट करेंगे और वेट 45th डे तक करने के बाद उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर ADT4 फाइल करना होगा। अब ये किस हिसाब से फाइल करेंगे? ADT4 जो है गाइस, ADT4 शैल गो इन द सील्ड एनवलप। कैसा जाएगा? ये देखो यहाँ पे, ADT4 शैल गो इन अ सील्ड एनवलप, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू फॉलोड बाय एन ईमेल। लेटर हेड पे क्या लिखेंगे गाइस? हमारा एड्रेस, ईमेल ID, टेलीफोन नंबर, मेंबरशिप नंबर, ये सारा चीज करेंगे।
मैम किसको एड्रेस करेंगे ये रिपोर्ट? दिस रिपोर्ट शैल बी एड्रेस टू MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मैम दिस इज एन amendment, guys, very important, pay attention. Ma'am, if statutory auditor fails to give this report to central government within the required time, then क्या होगा? Then आएगी penalty. कितने की? If at all the company is a listed company, then penalty will be of rupees 5 lakh. If at all the company is other company, it is not the listed company, then penalty आएगी rupees 1 lakh. Penalty आएगी rupees 1 lakh. Everyone understanding this for sure? Also guys, you need to refer क्लॉज नंबर 11 जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ा है कि क्लॉज नंबर 11 के तहत क्या क्या रिपोर्टिंग होगा. मैम क्लॉज नंबर 11 फिर से पढ़ेंगे? हाँ हाँ बच्चों, क्लॉज नंबर 11 फिर से पढ़ेंगे जब भी हम आपको कारो सिखाएंगे. ठीक है. सो दीज आर द एडिशनल रिपोर्टिंग. ये सारा चीज मैं आपको आगे सिखाऊंगा. सो देयर यू कंप्लीट द नेक्स्ट वेरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143(12) ऑडिट ऑफ ब्रांचेस. सो गाइज व्हेन इट कम्स टू ऑडिट ऑफ ब्रांचेस, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि जितनी भी ब्रांचेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी का जो ऑडिट हम लोग कर रहे हैं उसकी है, उसका ऑडिट करेगा कौन? तो देखो दो ऑप्शन. पहला, अगर ये है हमारी ब्रांचेस, एक तो होगा हमारा मेन हेड ऑफिस. ये समझ लो कि ये है हमारा HO. ठीक है. ये HO जो है इसकी खूब सारी ब्रांचेस है. ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4. ठीक है, 4 ब्रांचेस हैं. तो कंसेप्ट क्या कहता है कि इन चारों ब्रांचेस का अलग अलग ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है क्या? नहीं, मैंडेटरी तो नहीं है. जो HO के लिए प्रिंसिपल ऑडिटर हमने अपॉइंट कर रखा है, ही कैन वेरी वेल ऑडिट ऑल द ब्रांचेस इफ इट ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. बट हमें लगता है कि जो ब्रांच 2 है ना, ये ब्रांच हमारे लिए बहुत ही मेन ब्रांच है. यहाँ पे हम सेपरेटली एक अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करके ऑडिटिंग सेपरेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके पास्ट इंस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ पे फ्रॉड हुआ है. हो सकता है पास्ट इंस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ पे हमको पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट है. हो सकता है यहाँ पे पता चलता है कि बहुत सारा वॉल्यूम होने की वजह से दिस इज अ ब्रांच जिसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या रिपोर्टिंग को इम्पैक्ट करने का. तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम कोई सेपरेट ऑडिटर को अपॉइंट करें? बिंदास, यस, वी कैन अपॉइंट अ सेपरेट ऑडिटर. नाउ ये सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट करेगा कौन? क्या ये प्रिंसिपल ऑडिटर अपॉइंट करेगा? ना जी ना. अगर प्रिंसिपल ऑडिटर कहे कि मुझे पूछ करके ब्रांच 2 का आप ऑडिटर अपॉइंट करो, हम उनको कहेंगे नहीं. ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करने का अधिकार हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को. मैम उसका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? ही हैज टू बी अ CA, अ प्रैक्टिसिंग CA. ठीक है, ही हैज टू बी अ प्रैक्टिसिंग CA. ऑन द अदर हैंड, अगर ये विदेशी ब्रांच है, फिलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया ऑल दीज ब्रांचेस आर डोमेस्टिक ब्रांचेस. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डोमेस्टिक ब्रांचेस? दे ऑल आर सिचुएटेड इन इंडिया. बट हैड इट बीन द केस, अगर 7 समुंदर पार हमारी कोई ब्रांचेस है, ये है फिरंगी ब्रांच, दैट इज फॉरेन ब्रांच. तो क्या फॉरेन ब्रांच के केस में, ब्रांच नंबर 5, फॉरेन ब्रांच के केस में क्या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के हिसाब से जो मेंबर है उसे भेजेंगे? नहीं. वहां पे वो लोग कहते हैं कि इफ इट ऑल द ब्रांच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, देन अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर as per law of that country. As per law of that country. मैम ऐसे कैसे? See for example, our foreign branch is situated in USA, it is situated in UK or any other country. वहाँ के लॉ के हिसाब से whoever is the eligible candidate उसको ऑडिट करने के लिए कह देंगे for that particular branch. समझ में आता है? पक्का श्योर? So these are the provisions of section number 143 subsection 8. तो मैम यहाँ पे हमारी ड्यूटी क्या है? Being principal auditor, what is our duty? Our duty is to coordinate with this branch auditor. ये जो ब्रांच ऑडिटर कंपनी ने अपॉइंट किया है उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके ब्रांच रिपोर्ट की जितनी भी फाइंडिंग्स है उसे कंसिडर करें. कंसिडर द फाइंडिंग्स ऑफ द ब्रांच ऑडिटर. फाइंडिंग्स ऑफ
ब्रांच ऑडिटर। मैम अब ये ब्रांच ऑडिटर का काम जब भी हम लोग यूज करेंगे तो डू वी नीड टू कंप्लाई विद एनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रोसीजर? यस। तो जब भी मैं आपको एसेज पढ़ाऊंगी गाइज, तभी मैं ऐसे में आपको ऐसे पढ़ाऊंगी, ऐसे नंबर 600, which talks about how the principal auditor, the statutory auditor of the company, can use the work of any another auditor. So ये branch auditor जो separately appoint होता है उसे हम कहेंगे another auditor. समझ में आता है? पक्का श्योर? another auditor. तो इसका काम यूज करने के लिए we have to apply SA 600. Who has the right to appoint this auditor? That is the management. Who can be appointed as an auditor? अगर डोमेस्टिक ब्रांच है तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर फॉरेन ब्रांच है तो एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री. अंडरस्टैंडिंग दिस? श्योर श्योर. सो दैट वाज सेक्शन नंबर 148. मेन ऑडिटर कर सकता है अगर वो चाहे तो. अगर मेन ऑडिटर नहीं, मतलब कह रहा है कि इतनी सारी ब्रांचेस का ऑडिटर हम ऑडिट नहीं कर सकते, तो सेपरेट ऑडिटर को भी रख सकते हैं. फिरंगी ब्रांच है या देसी ब्रांच है? सो फिरंगी ब्रांच एंड देसी ब्रांच. डन. So recapitulate how many things we have completed, guys. We did 139 appointment, 140 removal, 141 qualification disqualification, 142 remuneration, वो र वाला चीज याद आ रहा है? Remuneration. 143 which talks about powers and duties. 143 प्यार किया तो जिम्मेदारी आएगी. So powers and duties, powers and duties में subsection 12, 13, 14 तक हमारा चीजें हो चुका है. 144 which talks about सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर. आमिर इन दंगल वाला क्लॉज था. उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं विद सेक्शन नंबर 145. यहाँ पे भी आपको विजुअल मेमोरी याद रखनी है गाइस. व्हाट इज विजुअल मेमोरी सेज? इसको कैसे याद रखेंगे? 1 4 5. साइनिंग जैसा लगता है S NING. सो इट इज साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो कैसे याद रखेंगे? 5 से याद रखेंगे S और S से आता है साइनिंग. 5 से याद रखेंगे S और S से आता है साइनिंग. ठीक है, तो चलिए. Who do you feel has authority to sign the audit report? Who can act as a signing authority? The engagement partner, right? So as per Companies Act section number 145 के हिसाब से the engagement partner, the person who is appointed as an auditor for that company, and जो बंदा practicing chartered accountant है वो ही साइन कर सकता है. मैम ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है? आपका ऑडिट ओपिनियन, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स, ये सारी चीज़ लिखी जाती है एवरीवन. ठीक है. जो साइनिंग वाला एरिया होता है, अब मैं यहाँ पे लेकर के जाती हूँ आपको प्रैक्टिकली. ये है देखो इन्फोसिस का रिपोर्ट. तो साइनिंग वाले एरिया में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? हम लोग साइनिंग वाले एरिया में सबसे पहला अगर फर्म है तो फर्म का नाम लिखते हैं. फर्म के साथ साथ फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर आता है FRN. ये देखो 4 चीज़ लिखते हैं. फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म के बिहाफ पे विच पार्टनर इज साइनिंग, एंड मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन. सो 4 चीजें लिखते हैं. फर्म रजिस्ट्रेशन, मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, सो ये मेंबरशिप नंबर. तो ये 4 चीज आपको लिखनी होती है. नाउ देयर इज अ प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट टू जनरेट यूडिन. ये यूडिन आपको कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट के तहत नहीं आया है गाइस. यूडिन आपको आया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट. व्हाट इज यूडिन? इट इज यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. बहुत सारी बार हम लोगों को ये देखने मिलता है दैट फेक डॉक्यूमेंट्स या फिर फेक साइनिंग हो रही. कुछ ऐसे लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, फिर भी वो लोग काम कर लेते हैं, एंड देन दे जस्ट साइन, दे जस्ट अलाउ देयर फ्रेंड्स या फिर कोई अदर पर्सन है जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी, उनको बोल देते कि भाई साहब आप साइन कर दीजिए. नो, इसके वजह से बहुत सारा ड्यूप्लीकेशन हो रहा था कि यार ये जो पर्सन साइन कर रहा है रिपोर्ट को, ही हिमसेल्फ इज नॉट वेरीफाइंग. तो जनरेशन ऑफ यूरिन का नंबर पे भी ICAI ने रोक टोक लगाई है कि कितनी बार, कितने रिपोर्ट्स है, कितने सर्टिफिकेशन के ऊपर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर सकता है. हेंस एवरी टाइम यू साइन यू नीड टू जनरेट दिस यूडिन. एवरी टाइम यू साइन यू नीड टू जनरेट दिस यूडिन. मतलब क्या? एक यूडिन डायरेक्टोरेट, उसको पता चल जाएगा एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है. इफ दिस जनरेशन ऑफ यूडिन एक्सीड्स द स्पेसिफाइड नंबर, पीयर रिव्यू बोर्ड या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को पता चलेगा कि यार इतना ज़्यादा काम कर रहा है इतने से टाइम में,
हो सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो, चलो रिव्यू करके आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म विच इज बिहाइंड यूडिन। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रही हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूडिन जनरेशन। ठीक है, सो ये 4 चीजें कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको लिखनी होती है। कौन सी 4 चीजें? फर्म, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म के बिहाफ पे एंगेजमेंट पार्टनर का नाम एंड मेंबरशिप नंबर। गॉट इट मैम? कौन कहता है ऐसा? सेक्शन नंबर 145 विच टॉक्स अबाउट साइनिंग, विच टॉक्स अबाउट साइनिंग। विजुअल मेमोरी याद रखना गाइस। डन? पक्का? चलो, इसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी एक कंसेप्ट पढ़ रखा है of 146 when I said that the auditor has a right to receive the notice, he has a duty to attend the meeting, right? He has a right to receive the notice to attend meetings in the similar manner। मैंने आपको तभी 146 पढ़ा दिया था। तो अब डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं विथ 147। 147 टॉक्स अबाउट द पेनल्टी प्रोविजन। क्या बात करता है? पेनल्टी प्रोविजन। देखो गाइस, अगर आपने कोई भी प्रोविजन स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 139 टिल सेक्शन 148 कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया है तो पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 147। ऑन द अदर हैंड, मैंने आपको एक स्पेसिफिक पेनल्टी पढ़ाई है अंडर दिस चैप्टर, वो है 140 वाली पेनल्टी। यू रिमेंबर हम लोगों ने 140 पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको ये बता करके रखा था कि अगर आप ADT3 टाइमली बेसिस पे नहीं दे पाए, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, या अगर आप ADT3 टाइमली बेसिस पे मतलब 30 डेज में नहीं दे पाए तो पेनल्टी लगता था, ऑडिट फीस और ₹50,000 विच एवर इज लेस प्लस ₹500 पर डे, 500 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज विच कैन गो अप टू मैक्सिमम हाउ मच? यहाँ पे अमेंडमेंट था, हाउ मच? वेरी गुड, मैक्सिमम अप टू ₹2 lakhs। तो मैम ये तो स्पेसिफिक पेनल्टी हो गई। हाँ बच्चों, अगर स्पेसिफिक पेनल्टी एक्ट ने दी है तो 147 अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं हो रही है तो 147 पिक्चर में आता है, और 147 कहता है कि अगर कोई भी ऑडिटर ने 139 से लेकर के 148 तक के प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो 147 की पेनल्टी आएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब भी मैंने आपको 140 में ये भी बात बताई थी, 140 में ये भी 140 का प्रोविजन था और एक 140 का प्रोविजन था जहां पे हम लोगों ने NCLT के बारे में बात किया था कि NCLT अगर फ्रॉड होता है, तो ऑडिटर को रिमूव कर देता है। तो वहां पे स्पेसिफिकली गाइज आई हैव मेंशन दिस कि अगर फ्रॉड होता है तो 147 एज वेल एज 447 की पेनल्टी लागू हो जाती है, 447 की पेनल्टी लागू हो जाती। ठीक है, सो दैट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट कंसेप्ट। जहां जहां फ्रॉड और डिफ्रॉडिंग कंसेप्ट आते हैं वहां वहां ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। फिलहाल के लिए आते हैं 147 की ओर। 147 टॉक्स अबाउट इफ एट ऑल द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग द प्रोविजन। मैम कंपनी कैसा डिफॉल्ट करेगा? अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स, नंबर ऑफ डेज के प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया है, इनएलिजिबल पर्सन को अपॉइंट कर दिया है, नॉमिनेशन इनएलिजिबल पर्सन का कर दिया है। इन दैट केस the company will face a penalty of minimum ₹25,000 which can go up to maximum ₹5 lakhs, ये चार्ट कुछ इस हिसाब से ध्यान रखना है गाइज, यहाँ पे और यहाँ पे जो अमाउंट है वो सेम। ठीक है, चलो, ₹25,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 5 lakhs। अब आता है दूसरा क्लब टॉक्स अबाउट ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब यहाँ पे भी विजुअल मेमोरी करवाने वाले हूँ गाइज। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, OID। तो इसको याद कैसे करेंगे मैम? ध्यान दो, OID। सो यहीं पे अगर देखने जाए तो यू विल गेट 10,000। क्या लिखेंगे? 10,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 1 lakh रुपीज, which can go up to maximum ₹1 lakh. So officer in default, OID 10,000 up to maximum ₹1 lakh। आपके OID में ही पेनल्टी छुपी हुई है। गॉट इट? पहले एक जमाने में
अमेंडमेंट से पहले यहाँ पे एक चीज आती थी, हम लोग कहते थे 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, दैट इज 1 ईयर ऑफ डिटेंशन। सो पहले हुआ करता था 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी लगेगा, अब उन्होंने वो इम्प्रिजनमेंट वाली रिक्वायरमेंट कट कर दी गई। सो नाउ एज पर द अमेंडमेंट पेनल्टी में सिर्फ फाइन की पेनल्टी है, पैसों वाली पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी नहीं है। गॉट इट? शॉर्ट। सो दैट इज दिस, minimum of rupees 10,000 up to maximum rupees 1 lakh, no imprisonment. नेक्स्ट आता है ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने कुछ जानबूझ करके कॉन्ट्रावेंशन किया है तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, देखो गलती से मिस्टेक या फिर जानबूझ करके डिफ्रॉडिंग। अगर हम लोगों ने कोई ऐसा ऑडिटर देखा हो कि यार इन्होंने जानबूझ करके, गलती से मिस्टेक नहीं, जानबूझ करके लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए काम किया है, अगर डिफ्रॉड करने के लिए कोई चीटिंग की है तो वहां पे पेनल्टी का अमाउंट ऑब्वियसली विल बी मोर, इम्प्रिजनमेंट वगैरह लागू हो जाएंगे। तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, पहले अनइंटेंशनली पढ़ लेते क्योंकि अमाउंट सेम है, ठीक है। 25,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम रुपीज 5 लाख। बट यहाँ पे देखो कैसा होगा गाइस, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पेनल्टी फॉर ऑडिटर्स, intentionally, unintentionally, unintentionally। अगर unintentionally है तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पेनल्टी लगेगा, अमाउंट तो पता ही है, ₹25,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम ₹5 lakhs, ठीक है। और यहाँ पे अपर लिमिट पे थोड़ा सा कैप लगाया है 5 lakhs, और 4 times amount of remuneration whichever is less, 4 times amount of remuneration whichever is less। मैम फॉर एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम्पल, ये है हमारे अमित भाई साहब, नहीं टकलू नहीं, थोड़े थोड़े से बाल है उसके, हाँ ये है हमारे अमित भाई साहब। अमित भाई साहब ने बाय मिस्टेकली, गलती से मिस्टेक, कोई तो सेक्शन का उल्लंघन कर दिया, कोई प्रोविजन का उल्लंघन कर दिया। मैम इसका रेम्यूनरेशन कितना है? भाई साहब को हम दे रहे हैं कितना देना चाहिए? 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। छोटा सा कंपनी है, छोटा सा फर्म, तो 50,000 रुपीज़ एज ए रेम्यूनरेशन वी आर गिविंग। एंड इन्होंने अनइंटेंशनली, दिल के बहुत अच्छे, किसी का बुरा नहीं सोचते, अनइंटेंशनली गलती से मिस्टेक हो गई तो पेनल्टी कितनी लगेगी? हम लोग बोलेंगे मिनिमम ऑफ ₹25, 25,000 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, अप टू मैक्सिमम 5 लाख, और 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कितना है? 50,000 इंटू 50,000 कितना होता है? 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ 50,000, 2 लाख रुपए। सो द पेनल्टी कैन बी इन द रेंज ऑफ 25,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। मैम क्यों 2 लाख लिया, 5 लाख कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों 5 lakhs और 2 lakhs, विच एवर इज लेस, विच इज लेस? 2 लाख इज लेस। समझ में आया? पक्का श्योर? मैम अनइंटेंशनली किया है तो विल बी पुट हिम बिहाइंड द बार्स, जेल में डाल दे इसको, बोलो भेज देते जेल में? अरे नहीं नहीं, दिल का बुरा नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ दिल का बुरा नहीं है, तो जेल वगैरह की पेनल्टी नहीं आएगी, ओनली पैसा, ओनली फाइन, इम्प्रिजनमेंट विल नॉट बी लेवी। बट हाँ इंटेंशनली जानबूझ करके कुछ गलत कर दिया। अमित भाई साहब की लाइफ में एक लड़की आई, टेररिस्ट, टेररिस्ट लड़की, ठीक है। अमित को ऐसा गुमराह किया कि गलत काम करना है, कंपनी को बर्बाद कर देना है, डिफ्रॉड करना है, ये करना। अमित भाई साहब लड़की के मुंह में आ गए, मक्खी नहीं लड़की, हाँ। सो ये इंटेंशनली जब भी उन्होंने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की, सेक्शन का उल्लंघन किया, तो यहाँ पे 2 प्रकार की पेनल्टी लगती है। पहला फाइन की पेनल्टी, एज वेल एज वी विल पुट हिम बिहाइंड द बार्स, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। मैम फाइन कितना लगता है समझिए, फाइन लगता है ₹50,000 मिनिमम, विच कैन गो अप टू मैक्सिमम ₹25 lakhs, ₹25 lakhs, और 8 times अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। मतलब अपर लिमिट पे कैप लगाया है, अपर लिमिट पे कैप लगाया है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और अगर खतरनाक से खतरनाक काम हुआ ना
तो हम लोग बोलेंगे और बोथ, दोनों भी लग सकता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मैम, अमित भाई का रेम्यूनरेशन कितना है? ये वाले केस में अमित भाई का रेम्यूनरेशन मान लेते हैं 3 लाख रुपए। 30,000 नहीं, 3 लाख। अब बताओ रेंज ऑफ पेनल्टी कितनी रहेगी? रेंज ऑफ पेनल्टी 50,000 मिनिमम। एक सेकेंड गाइस। सिस्टम को भी बुरा लग गया कि अमित को कैसे हम लोगों ने फ्रॉड घोषित कर दी। हाँ, रेंज ऑफ पेनल्टी क्या रहेगी? 50,000 मिनिमम, विच कैन गो अप टू 25 lakhs, और 8 times अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। कितना कर करो? 8 × 50, 3 लाख था ना, 3 lakhs। तो 8 × 3 lakhs कितना होता है? 24 lakhs। 24 lakhs, विच एवर इज लेस। बोलो ये लेस है या ये लेस है? बचपन में तो सीखा था 50,000 और 24 लाख, क्योंकि विच एवर इज लेस का फंडा है। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का श्योर? कोई दिक्कत दुविधाएं? सो यहाँ पे पेनल्टी में जो 8 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड और 4 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड, दैट इज द अपर लिमिट का कैप। ठीक है, अगर इंटेंशनली गलती से मिस्टेक नहीं, इंटेंशनली आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है तो दोनों भी लग सकता है। अब देखो गलती क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। अमित भाई साहब है ना, अमित भाई साहब के साथ 3 और पर्सन है, अमित, आशीष, आरती। ये 3 जन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अमित, आशीष, आरती, ये 3 जन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के इन्होंने एक फर्म ओपन की, तीनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, ये फर्म ओपन करने के बाद अमित भाई साहब हमारे कंपनी का ऑडिट कर रहे थे और उन्होंने कर दिया फ्रॉड। अब देखो पेनल्टी तो लग गई यहाँ पे, पेनल्टी तो लग गई है यहाँ पे, 8 times अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ये ना वो। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब भी अमित भाई साहब को वो जो गाड़ी आती है ना, वो चोरों को लेके जाने वाली, तो गाड़ी आई थी अमित भाई साहब के लिए चोरों को लेके जाने वाली। क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों में से तीनों के तीनों जाएंगे बिहाइंड द बार्स या खाली अमित भाई जाएंगे बिहाइंड द बार्स? मतलब पेनल्टी उठाएगा कौन, पूरा फर्म या खाली अमित? सोचो और बताओ क्या करना चाहिए। पूरा फर्म उठाएगा पेनल्टी, पूरा फर्म जाएगा जेल में, क्या लगता है? नहीं। जहां पे बात आती है पेनल्टी की, तो पेनल्टी विच इज अमाउंट दैट हैज टू बी बोर्न बाय द फर्म, वो फर्म बेयर करेगी, तीनों का पैसा जाएगा। बट जब भी बात आती है बिहाइंड द बार्स की, जेल में कौन जाएगा? जेल में सिर्फ वो पार्टनर जाएगा ऑफ द फर्म जिसने एक्चुअली क्राइम किया है। जो पर्सन ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। तो दैट वाज दिस पॉइंट। बट हाँ, अगर ये इंटेंशनल है तो मैम क्या इंटेंशनल एक्टिविटी में यहाँ पे भी 447 लगाएंगे? यस, यहाँ पे भी 447 लगाएंगे। सिविल पेनल्टी जो होती है, जैसे कि पैसों वाली पेनल्टी विल बी बोर्न बाय द फर्म, क्रिमिनल पेनल्टी होती है दैट विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज सो इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे बच्चों आपका सेक्शन नंबर 147 कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट सेक्शंस एंड द प्रोविजन व्हिच वी हैव टू स्टार्ट विद, दैट इज कॉस्ट ऑडिट। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं द नेक्स्ट अगला टॉपिक, जो कि है कॉस्ट ऑडिट का। तो चलिए शुरू कर देते हैं। कॉस्ट ऑडिट। गाइस, ये कॉस्ट ऑडिट वाले कंसेप्ट में हमको 2 चीज पढ़नी है, क्या है समझते हैं। सेक्शन नंबर 148 टॉक्स अबाउट कॉस्ट। अभी कॉस्ट में बच्चों 2 रूल्स पढ़ाए जाते हैं। पहला रूल ऐसा आता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद साक्षात स्वयं आकर के कंपनीज को ये कहते हैं कि यू विल हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड, इसका पीछे का बैकग्राउंड समझो गाइस। वाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरा सेक्शन इज एक्चुअली लेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सब कुछ, जितने भी ऑर्डर्स, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, एवरीथिंग इज एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एमसीएम। क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हम लोग ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, अब ये एडिशनल ड्यूटी क्यों? वाई वी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉस्ट ऑडिट? क्यों करना है ऐसा? क्योंकि गाइस कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने देखा होगा,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंड एएस, ये वाले सिचुएशन में हम अक्रूवल मेंटेन कर लेते हैं। अक्रूवल के हिसाब से, जो भी वैल्यूएशंस के हिसाब से, जो भी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के हिसाब से स्टैंडर्ड ने हमें कहा है, उस हिसाब से हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। बट इससे कई बार द ट्रू पिक्चर ऑफ द कॉस्ट इज नॉट नोन। What is the cost per unit? What is the amount of wastages? How can we understand the industry wastages? What is abnormal loss? तो इस कारणवश कई बार द रियल पिक्चर बिहाइंड दैट इंडस्ट्री पता ही नहीं चलती। तो गवर्नमेंट को ये जानना है कि भाई जो आपकी कंपनी है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाओ आप बिंदास, आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाओ वेर इन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ मच इज रॉ मटेरियल, हाउ मच इज वर्किंग प्रोग्रेस, हाउ मच इज फिनिश्ड। समझ में आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चुनिंदा कंपनीज को, वो चुनिंदा कंपनीज कौन सी है बताऊंगी मैं आपको, उन चुनिंदा कंपनीज को कहा कि सर यू विल हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बोले तो कॉस्ट रिकॉर्ड, बोले तो द रिकॉर्ड ऑफ लेबर, मटेरियल एंड अदर आइटम्स, दैट इज ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कई बार हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ये चीज, इंटरमीडिएट लेवल पे कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट में ये तीन चीजें पढ़ी है, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। तो वो लोग कहते हैं कि इन चीज का रिकॉर्ड बनाओ एंड यू इंक्लूड दिस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है इतना। सेकेंडली हम लोग कहते हैं जो दूसरा पार्ट है वो बात करता है ऑडिट। अब देखो, जो पर्सन को फ्रॉड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए या फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, फ्रॉड कर सकता है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड कौन सी बड़ी बात है, फ्रॉड तो ये बनाने बोला तो वो लोग सीजी को भी मामू बना देंगे कि अरे सीजी हम तो फ्रॉड चाहे जहां कर सकते हैं। तो सीजी ने कहा रुको, यू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एंड कुछ कंपनीज को उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई आप ऑडिट भी करवाओ ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स विच आर मेंटेन, ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स विच आर मेंटेन। इतना समझता है पक्का? 10% yes. So it is audit of the cost records which are maintained by the company. मैम क्या हर कंपनीज करवाएगी ये? एवरी कंपनी विल हैव टू करना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना, ऑडिट करना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना, ऑडिट करना? नहीं, देर आर सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज। सो मैम ऐसी कौन सी कंपनीज है समझिए। इफ इट ऑल यू आर मन्नू, अरे मैन्युफैक्चरिंग, इफ इट ऑल यू आर मन्नू या फिर यू आर अ सर्विस रेंडरिंग कंपनी, आपका टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर was more than equals to ₹35 crores। अगर आप मन्नू हो या फिर आप सर्विस रेंडरिंग एंटिटी हो एंड आपका इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो टर्नओवर था वो 35 करोड़ या इससे ज़्यादा था, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि अच्छा इतना ज़्यादा टर्नओवर है, ज़रा कॉस्टिंग बताना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाने का आदेश दे देगा। तो वो लोग लिखते भी कैसे, द सीजी मे ऑर्डर टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर एवरी कंपनी वेदर इररेस्पेक्टिव वेदर दे आर इन मैन्युफैक्चरिंग और दे आर इन सर्विस रेंडरिंग। समझ में आता है पक्का? श्योर 100%? तो चलो एक बार किताब में जाकर के इसको रीड करो। हियर वी गो। सीजी may order the companies including Firangi companies engaged in production, that is manufacturing or service rendering, to maintain cost records with regards to the utilization of material, labor and other items। मैम किनको करना है ये? कोई भी कंपनी हो, चाहे रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी हो। मैम रेगुलेटेड मतलब their organization is regulated under some authority। कोई अथॉरिटी है जो उनके काम का देखरेख कर रहा है, वैसी कंपनी को हम कहेंगे टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एंड इनका टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टू इंक्लूड दैट कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गॉट इट? मेंटेनेंस वाला पार्ट क्लियर है? पक्का श्योर? अब आगे बढ़ना है टू स्टडी हाउ विल द ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल। ठीक है, चल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब ऑर्डर किया है ये ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे भी सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड, इसमें दो क्राइटेरियाज है गाइस, दो क्राइटेरियाज।
ये कौन से दो क्राइटेरिया है समझो. देर आर टू कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय regulated sector, non-regulated sector. By regulated sector, non-regulated sector. मैंने अभी अभी आपको बताया रेगुलेटेड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसके ऊपर गवर्नेंस होता है कोई अथॉरिटी का. सो अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर पे बिलोंग कर रहे हो, रेगुलेटेड सेक्टर को बिलोंग कर रहे हो या आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को बिलोंग कर रहे हो, दोनों के लिए दो दो कंडीशंस है जो फुलफिल करनी होती है. नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, दो दो कंडीशंस. ठीक है मैम, ये दोनों कंडीशंस किस चीज के बारे में है? पहला कंडीशन इज विथ रिगार्ड्स टू द इंडिविजुअल टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट. दूसरी कंडीशन इज विथ रिगार्ड्स टू द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट. एंड यहाँ पे बीच में आता है वर्ड एंड. दोनों ही कंडीशन का जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है वो सैटिस्फाई होना चाहिए. हियर ऑल्सो द टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और द टर्नओवर ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट. ओवरऑल प्रोडक्ट ये आपको चेक करना है. फॉर रेगुलेटेड सेक्टर इंटरनल, जहाँ पे हम लोग कहने जाए कि इंडिविजुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो वहां पे कहता है टर्नओवर ऑफ मोर देन इक्वल्स टू, कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का द टर्नओवर इज मोर देन इक्वल्स टू 25 CR प्लस ओवरऑल टर्नओवर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इट हैज टू बी मिनिमम रुपीज 50 CR. अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को बिलोंग करते हो, अगर आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को बिलोंग करते हो तो इंडिविजुअल टर्नओवर होना चाहिए एटलीस्ट रुपीज 35 CR प्लस ओवरऑल टर्नओवर विल बी चेक्ड एज रुपीज 100 CR. अगर ये कंडीशन प्रोवाइडेड आप कौन से सेक्टर में, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ऐसी कंपनीज को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए हैं उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा, उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा. मैम ओवरऑल इंडिविजुअल का एग्जांपल फॉर श्योर. यहाँ का एग्जांपल लेते हैं. सी फॉर एग्जांपल आप एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में हो, अदर देन रेगुलेटेड सेक्टर में हो, और आप 4 प्रोडक्ट्स बेच रहे हो A B C D, A B C D. The turnover of A B C D in the immediately preceding previous year यहाँ पे है 18 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ और 3 करोड़. मुझे बताओ क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा? चेक करते हैं. दो कंडीशन है. इंडिविजुअल कोई भी प्रोडक्ट का टर्नओवर होना चाहिए मोर देन 35 CR. देखो ए का 35 CR से ज्यादा है, बी सी, अरे वाह, पहली कंडीशन फुलफिल. अब देखना है टर्नओवर ऑफ टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट. प्लस करते जाओ. 18 प्लस 25 कितना होता है? पहले छोटा छोटा प्लस कर देते. 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 25 46, 46 प्लस 40 कम्स टू 86. बोलो 100 से ज़्यादा है. सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 100 CR नहीं हो रहा है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं. मैम अगर ये 30 होता तो फिर कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ गया है ना 27 से, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 107 का टर्नओवर होता. आपको मिनिमम चाहिए था 100 करोड़ का टर्नओवर. यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थी. कंडीशन नंबर 1 सी का टर्नओवर मोर देन 35 और इन टोटलिटी टर्नओवर मोर देन 100. गॉट इट? सो यू हैव टू सी द टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एज वेल एज ओवरऑल प्रोडक्ट्स. गॉट इट? पक्का श्योर? बट मैम अगर हम देश के लिए, जैसे वो देश के लिए सोना लाते हैं, देश के लिए गोल्ड लाते हैं, है ना, हमारी छोटी देश के लिए सोना लाएगी. अब जैसे लोग देश के लिए सोना लाते हैं, कई लोग देश के लिए डॉलर लाते हैं. अरे ये एक्सपोर्टर लोग हैं, इनके लिए हमारे मन में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है इफ एट ऑल यू आर एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट and your revenue in foreign currency is more than 75% of the total revenue. मतलब आप टोटली 200 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, इसमें से 75% मतलब 150 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर इज इन फॉरेन करेंसी, मतलब देश के लिए डॉलर ला रहे हो आप. इन दैट केस ऑफ द टोटल रेवेन्यू, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है जाओ माफ किया. भले ही आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, हम आपको एग्जम्पशन देते हैं कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट नहीं करवाना. एक्सेप्शन.
समझ में आता है? तो यह है पहली कंडीशन, इफ इट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन द एंटिटी इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू इन फॉरेन करेंसी इज मोर देन 75% in foreign currency, more than 75% as compared to the total revenue. दूसरा, या फिर आप SEZ में काम कर रहे हो, you are operating from a unit under SEZ. What is SEZ guys? SEZ is Special Economic Zone. यहाँ पे obviously these are such units जहाँ पे देश के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कुछ ऐसे बिजनेस सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट खुद फ्लरिश करवाना चाहता है, तो वहाँ पे आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे. सो इफ एट ऑल यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम SEZ, कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करवाना नहीं है. थर्ड, यू आर एंगेज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन पावर जनरेशन. मैम पावर जनरेशन करके हम लोग बेच रहे हैं क्या? नहीं, बेच नहीं रहे हो. इट इज नॉट योर कोर बिजनेस. आप पावर जनरेट करने के बाद यू आर यूजिंग दिस फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. व्हाट इज कैप्टिव कंजम्पशन? कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है अपने ही बिजनेस के लिए यूज करना. एग्जाम्पल समझो, आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑटोमोबाइल्स बनाती हूँ, मतलब मैं गाड़ियाँ बनाती हूँ, कार बनाती हूँ अलग अलग प्रकार की. ठीक है, अब गाड़ियाँ बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, एक प्लांट मैंने बना रखा है, ये प्लांट में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यहाँ से मेरे मेन प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन. तो यहाँ पे मैं पावर जनरेट तो कर रही हूँ बट लोगों को बेचने के लिए नहीं, इस पावर का मैं यूटिलाइजेशन करने वाली हूँ फॉर माई ओन बिजनेस. इसको हम लोग कहते हैं कैप्टिव कंजम्पशन. अगर मैंने ऐसा किया है तो क्या मुझे कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा? नहीं, इट इज एग्जम्प्टेड. ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन में अगर आप आते हो तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी नहीं. द क्वेश्चन इज, अगर ऑडिट नहीं करवाते हैं तो मेंटेन भी ना करें कॉस्ट रिकॉर्ड्स. वो जो ऊपर अभी मैं बता करके आई 35 CR वाला रिक्वायरमेंट छोड़ देते. नहीं गाइस, ये अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था कि अगर आप इन तीनों क्लासिफिकेशन में से कहीं पे फॉल हो रहे हो और आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना, तो क्या आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं करेंगे? रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के लिए है. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? शॉर्ट देखिए यहाँ पे, या ओवरऑल टर्नओवर, regulated sector, unregulated sector, individual turnover, regulated sector, unregulated sector. एक्सेप्शन किसको है? एक्सपोर्ट कर रहे हो और फॉरेन करेंसी में मोर देन, याद रखिएगा गाइस यहाँ पे साइन मोर देन है, मोर देन इक्वल्स टू नहीं. मतलब अगर 200 करोड़ का टर्नओवर है, एनीथिंग मोर देन 150 मतलब 151, याद रखना मोर देन है, मोर देन इक्वल्स टू नहीं है. विच इज इन केस ऑफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम SEZ या फिर यू आर एंगेज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन. मॉडर्न. अब आते हैं आगे, कॉस्ट ऑडिटर्स रूल. गाइस कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप, मैं, हम दोनों करें? नहीं कर सकते. गाइस हु कैन कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट एक वैसा पर्सन कर सकता है जिनके पास कॉस्ट ऑडिट करने की डिग्री है, दैट इज ही इज CMA, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऐसा सुना होगा, तो इज कॉस्ट अकाउंटेंट. सो मैम एक मिनट, मेरा एक फ्रेंड है ना, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज ही इज प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, तो क्या वो दोस्त कोई कंपनी के लिए स्टैट ऑडिटर एज वेल एज कॉस्ट ऑडिटर दोनों बन सकता है? नहीं गाइस, इट इज एज गुड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर जैसे इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता, इन द सिमिलर मैनर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट भी नहीं कर सकता. सो ही कैन बी एनी पर्सन अदर देन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो अब अपॉइंट होगा ये पर्सन. सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ आता है ना, मैंने वैसे भी गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको बताया था कि कैग विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट. तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट आता है ना, वहाँ वहाँ ये नंबर याद रख लो. गवर्नमेंट के केस में वो लोग कहते हैं, क्योंकि ये भी रूल CG ने दिया है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है. कहता है कि जैसे ही आपका साल शुरू हो, उस साल से मतलब उस इनिशियल डे से 180 दिन के अंदर अंदर 180 दिन के अंदर अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना होगा. He will hold the office till when? Till he is able to give you the report और कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट ना हो जाए, whichever is earlier. तो यहाँ पे 180 days from the commencement. मैम कब तक he will hold the office? He will hold the office, will continue till 180 days from the closure or till he submits
द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर 180 दिन के अंदर अंदर तक वो रखेगा, या फिर जैसे ही उसने रिपोर्ट दे दिया तब तक उसका रोल रहेगा, फिर हम लोग बोलेंगे जय राम जी की, खत्म हुआ आपका रोल। नेक्स्ट, जैसे ही कोई कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे उसके पास से रिटर्न कंसेंट लेंगे, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इट वाज योर रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट अ कॉस्ट ऑडिटर, वी हैव अपॉइंटेड मिस्टर XYZ, एंड कंपनी फाइल करेगी CRA2 विद इन 30 days फ्रॉम द बोर्ड्स मीटिंग। अभी क्या है, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। कमेंसमेंट मतलब 1 April 2022, दिस इज कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। कमेंसमेंट ऑफ द ईयर से 180 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। 180 दिन के अंदर अंदर आपको एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। दिस इज 30th September 22। तो आप क्या हर बार लेट लतीफ हो अंतिम वाले दिन पे ही अपॉइंटमेंट करोगे? हो सकता है आपने अपॉइंटमेंट प्रायर टू दैट किया हो। सो यहाँ पे आपने एक मीटिंग बुलाई और कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट को दिया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स will appoint the cost auditor in board's meeting, right? So if at all you have appointed the auditor in this meeting, यहां से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर जहां जहां BOD वहां वहां एब्सोल्युटली 30 day। सो यहाँ पे भी बोर्ड अपना डिसीजन लेने वाला है। तो जिस दिन पे मीटिंग हुई उस दिन पे रेजोल्यूशन पास किया कि हम लोग ना मिस्टर XYZ को अपॉइंट करेंगे एज कॉस्ट ऑडिटर। तो उस मीटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर आपको CRA2 फाइल करना है विद CT, और CRA2 यहाँ, बिकॉज ये तो अंतिम दिन है ना, ये तो अंतिम दिन है, इसके बियॉन्ड तो आपको समय ही नहीं दिया। मोहलत कितने दिन की दी थी? बोला मैक्सिमम 180 दिन के अंदर कर ही दो। आपको पता नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो अमित भाई साहब है ना, जिसके एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के होनहार एडिटर है। ये अमित भाई साहब को एक बार बोल देना कि अमित आपके पास है 18 दिन, वो हर बार काम कब करता है पता है? 17 दिन के बाद, 18वें दिन पे। होते हैं ऐसे कोई कोई लोग, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। कई कई बार तो काम भी नहीं हो पाता। अरे नहीं, बाल है, टकलू नहीं है वो, बच्चों तुम लोग भी। या सो यहाँ होते हैं कोई कोई कंपनी जो अंतिम दिन पे काम करें। सो वहां से भी उन्होंने कहा है दिस इज अ लास्ट डे, तो दिस 180 days और बोर्ड्स मीटिंग विच एवर इज अर्लियर तब तक के लिए CRA2 फाइल कर देना है विद CG। अब ये पर्सन से फॉर एग्जाम्पल, ये वाला कंडीशन तो और वाला कंडीशन था, बट ये पर्सन इज अपॉइंटेड हियर, ठीक है। कौन है ये मैम? कॉस्ट ऑडिटर। ये कॉस्ट ऑडिटर कब तक हमारे साथ रहेगा? यहाँ पे आपका साल खत्म होता है, दिस इज 31 March 2023, ये है 31 March 2023। अब नया ऑडिटर कब आने वाला है? नया ऑडिटर आने वाला है उस साल के 180 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी कमेंसमेंट हो गया अगले साल का। तो हम लोग कहते हैं दिस पर्सन शैल होल्ड द ऑफिस टिल द डेट ही इज एबल टू गिव द रिपोर्ट। से फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे रिपोर्ट दे दिया इस दिन पे, या फिर 180 days, यहाँ पे भी है 30th September 23, विच एवर इज अर्लियर। अगर उसने रिपोर्ट दे दिया तो ठीक है भाई, आपका टर्म खत्म, जयराम जी की। अगर उसने रिपोर्ट नहीं दिया, मैक्सिमम इतने दिन तक दूसरे साल का दूसरा ऑडिटर हम लोग अपॉइंट कर देंगे, या फिर ये डिसाइड कर देंगे कि इसी को रीअपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है।
So that is a requirement when it comes to appointment, when it comes to holding the office, and when it comes to, very good, when it comes to filing CRA2 with गवर्नमेंट. अब यहाँ पे इस दिन पे अगर आपको इस ऑडिटर ने, ये इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर कॉस्ट ऑडिट है तो मिस्टर कॉस्टर, ठीक है, मिस्टर कॉस्ट. अब ये जो मिस्टर कॉस्ट को हम लोगों ने अपॉइंट किया है, इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को रिपोर्ट दे दिया. डेट क्या है, मान लीजिए ये है 13 अगस्त 23. जिस दिन पे रिपोर्ट मिला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट मिला होगा, कॉस्ट ऑडिटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट दिया. जिस दिन पे आपको रिपोर्ट मिला उस दिन से डैश डेज के अंदर अंदर आपको सीजी को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करना रहेगा. और ये तो हमारा थंब रूल है, सिंस बिगनिंग हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं. बीओडी आया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 डेज के अंदर अंदर ये रिपोर्ट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीजी को फॉरवर्ड करेगा इन फॉर्म CRA. यहाँ पे मैं 4 फॉर्म्स पढ़ाने वाली हूँ. CRA 3 और 4 पढ़ाना बाकी है. ये देखो यहाँ पे CRA 3 में ऑडिटर कंपनी को, यहाँ पे ऑडिटर कंपनी को रिपोर्ट देगा. CRA 4 में कंपनी वो रिपोर्ट सीजी के पास फॉरवर्ड करेगा. इतना समझता है? पक्का? श्योर? तो मैंने 3 फॉर्म्स पढ़ा दिए. CRA 2 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, CRA 3 रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू द कंपनी, CRA 4 रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू सीजी. अब आता है CRA 1. एक्चुअली CRA 1 इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जिसका ऑडिट हो रहा है यहाँ पे. CRA 1 is about maintenance of cost records. Done. So this was all about the requirement when it comes to cost auditor. खत्म हो गया गाइस. यहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर आपको CRA 4 में XBRL फॉर्मेट में रिपोर्ट फर्निश करना है टू सी